हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 11th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रीएजेंट की। लिमिटिंग रीएजेंट क्या है? द रीएजेंट और द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन। मतलब मान लो हम कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, ठीक है, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। या फिर हम दूसरी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द रिएक्टेंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू देन द रिक्वायर्ड अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री। मतलब जैसे हम एक रिएक्शन है, इससे समझते हैं। मान लो एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। मतलब एक देखो, जब हम एक रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है, हमने सिर्फ इतना लिखा, देन हमने इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को यहाँ पे 3 लगा दिया और यहाँ पे 2। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग अगर हम 1 मोल N2 ले रहे हैं और 3 मोल H2 ले रहे हैं ना, तो हमें 2 मोल अमोनिया मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब 1 मोल होना चाहिए हमारा N2 का, 3 मोल होने चाहिए हमारे H2 के, तो जाके हमें 2 मोल NH3 मिलेगा। अब मान लो हमें, ये तो एक तरह से रिक्वायर्ड हो गया ना, एक के अकॉर्डिंग कि 1 मोल है और 3 मोल है, तो हमें 2 मोल मिल जाएगा। अगर हम बोले कि हमारे पास 4 मोल N2 है और 6 मोल हमारे पास H2 है, तो बताओ हमारे पास कितने मोल्स अमोनिया बन सकता है। तो देखो, मान लो हमारे पास ये 4 मोल है और ये 6 है। जब 1 मोल अगर हमें N2 है, तो उसके लिए हमें 3 मोल H2 चाहिए। मतलब हम मान लो इसमें से 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हम 6 में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 1 मोल चाहिए N2 और 3 मोल चाहिए H2। अब देखो, इस 1 मोल और 3 मोल से हमें मिल गया 2 मोल NH3। मतलब एक रिएक्शन हमारी हो गई। अब हमारे पास बच गया, पहले हमारे पास 4 मोल N2 था, हमने 1 मोल यूज कर लिया, हमारे पास बच गया 3 मोल। वहीं हमारे पास 6 मोल में से हमने 3 मोल यूज किया, तो हमारे पास 3 मोल्स बच गया H2 भी। अब हम फिर से एक और रिएक्शन करेंगे, तो उसके लिए हम फिर से 1 मोल ले रहे हैं N2 और 3 मोल लेंगे हम H2, तो हमें फिर से 2 मोल NH3 मिल जाएगा। मतलब हमारी ये रिएक्शन 2 बार तो हो गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास N2 तो अब भी 2 मोल बचा है, मतलब हम इस रिएक्शन को N2 के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। लेकिन H2 जो है वो हमारा 0 मोल बचा है। अब 0 मोल है तो हम, मतलब H2 तो बचा ही नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये जो H2 है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मतलब ये H2 ही डिसाइड करेगा कि हमारी कितने मोल हमारा प्रोडक्ट बनेगा या कितने स्टेप्स में हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है। व्हेन टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कब लगाना है? जब अमाउंट ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट गिवन हो, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट अगर गिवन है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही बनेगा। क्योंकि मान लो अगर हमारे पास N2 5 मोल भी बचा हो, ठीक है, और हमारे पास लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास सिर्फ 1 ही मोल बचा है, तो भी हम उस रिएक्शन को फर्दर नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि हमें 1 मोल के लिए तो 3 मोल चाहिए ना, लेकिन हाइड्रोजन तो हमारे पास एक ही बचा है या 0, तो हम कैसे करेंगे उसको? ठीक है। नाउ स्टेप्स कैसे हम, मतलब स्टेप्स क्या है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के? अब ये तो एक तरह से अगर मोल्स गिवन है तब तो चलो ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, ये तो बस एक तरह से एग्जाम्पल था। लेकिन अब हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को? सबसे पहले राइट बैलेंस्ड रिएक्शन एंड फाइंड द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी थी और इसके मोल्स फाइंड आउट किए थे, N2 में 1, H2 में 3 एंड अमोनिया में 2। Now divide the moles by respective stoichiometry coefficients. The minimum value of will be limiting reagent. अब देखो, इसमें हम जो मोल्स फाइंड आउट करेंगे ना, एक तो मोल्स थे जो हमारे ये थे 1, 3, ये तो हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे। हमने इनको मान लिया था कि 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, राइट?
लेकिन अब हमें यहाँ पे ये जो है ना, एंड फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, ये या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पास 4 मोल और 6 मोल H2 है, ठीक है, या फिर हमें मान लो ग्राम दे सकते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम नाइट्रोजन है या इतने ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स ना इस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास यही एक और यही सेम रिएक्शन है, N2+3H2 गिव्स 2NH3, हम बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना वो है 4 मोल, और जो हाइड्रोजन है ना वो है हमारे पास 6 मोल्स, ये हमें गिवन है। तो बताओ इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा नाइट्रोजन 4 मोल है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, उससे डिवाइड कर देंगे, तो आ गया आंसर 4, 4 डिवाइडेड बाई 1 4। जो हमारा हाइड्रोजन का है दैट इज 6 मोल्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 3। अब जब इसको डिवाइड किया तो आ गया आंसर 2। अब देखो 4 और 2 में से 2 छोटा है, इसका मतलब 2 किसका आया था, हाइड्रोजन का, इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में CaO+CO2 गिव्स CaCO3, क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल और 2 मोल्स, हमने इसके दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया 3 और ये 2, तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया CO2, क्योंकि 2 छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 मोल ऑफ Na2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP. रिएक्शन हमें गिवन है दैट द रिएक्शन इज Na2CO3 प्लस, और ये जो रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो क्वेश्चन है ना उसको नीचे लिख दो रिएक्शन के। हमें गिवन है Na2CO3 है 3 मोल हमारे पास, और जो हमारे पास HCl है वो है हमारे पास 6 मोल्स। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। जब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा ना कि किस पे डिपेंड करेगी रिएक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट है। अब मान लो कोई हमने एक्सेसिव रिएजेंट के अकॉर्डिंग कर दिया, तब तो गलत आ जाएगा, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट अगर कम हुआ तो उतना अमाउंट तो बन ही नहीं पाएगा ना जितना हम एक्सेसिव के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है। अब मान लो इस रिएक्शन में हम सोचते इसको लिमिटिंग रिएजेंट को छोड़ देते और इसको देखते, तो हम सोचते अभी तो 2 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल बन रहा है, ठीक है, तो हमारे पास 2 मोल से 4 मोल बन जाएगा, लेकिन वो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन तो 0 बच गया। तो यही हमें लिमिटिंग रिएजेंट की उससे चेक करना होता है। इसमें हमें दे रखा है 3 मोल है Na2CO3, HCl है 6 मोल, डिवाइड कर दिया इसको 1 से, इसका स्टोइशियोमेट्रिक 1 है और इसका है 2, डिवाइड किया तो दोनों का आ गया 3 3, यानी कि दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट सेम है 3 3। तो इसका मतलब दोनों ही एक तरह से लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो हम कोई भी ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया Na2CO3। अब देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर 1 मोल Na2CO3 हमें 1 मोल CO2 दे रहा है, तो सिंपल सी बात है 3 मोल Na2CO3 हमें 3 मोल CO2 देंगे, ठीक है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल Na2CO3 गिव्स 1 मोल CO2। अब हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि मान लो जब हमारे पास 3 मोल Na2CO3 है तो हमें 3 मोल CO2 मिलेंगे। अब ये आ गया हमारा मोल में। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और मोल का रिलेशन हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4, यानी कि वॉल्यूम एट एसटीपी जो कि होती है 22.4, ठीक है। एन हमें पता है दैट इज 3, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 3, और वी अगर हमें वी निकालना है तो 22.4 को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो v इक्वल्स टू 3 इंटू 22.4, दैट इज 67.2 लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम HCl। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन है, इसमें बताओ कि HCl, अब मतलब क्वेश्चन नहीं है, हमें बस ये बोल दिया
या हम खुद से भी कर सकते हैं। मान लो अगर हमें HCl से निकालना होता तो हम कैसे करते? ये तो हमने Na2CO3 से निकाल लिया। अगर हम HCl इसमें मान लो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता तो हम HCl से कैसे निकालते? 2 मोल HCl, 2 HCl गिव्स यू 1 मोल ऑफ CO2। यहाँ पे देखो 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 मिल रहा है, 2 मोल 1 मोल। तो 1 मोल HCl से कितना मिलेगा? हाफ मोल। 2 मोल से 1 मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा? 1/2। ये 2 नीचे चला जाएगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो इसका मतलब 1 मोल HCl से हमें हाफ मोल CO2 मिल रहा है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6 मोल्स HCl। तो 6 मोल HCl से मिलेगा 6/2, दैट इज 3 मोल CO2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 3 मोल CO2। यहाँ पे भी 3 मोल आया था, और इसको हम ऐसे ही सेम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 और वॉल्यूम हमारी आ जाएगी, दैट इज 3 × 22.4। ठीक है, इसको इजी हमारा फिर भी ये वाला था, क्योंकि ये डायरेक्ट था 1 पे 1 और यहाँ पे 2 पे 1 था, इसलिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, परसेंट ईल्ड। इसको भी हम कर ही लेते हैं अभी, बहुत ही छोटा सा है। परसेंट ईल्ड मतलब एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल ईल्ड अपॉन में एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल ईल्ड इनटू में 100। मतलब देखो हम परसेंटेज निकालेंगे कि ईल्ड मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल, जो हमारा एक्चुअल में आया है ना, एक्सपेरिमेंटल मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया, रिएक्शन को रियलिटी में किया उसको, तब जो हमें एक्चुअल में मिला है, डिवाइडेड बाय जो हमने थ्योरेटिकल सोचा था। कई बार ना हम कॉपी पेन पे जब हम करते हैं किसी भी उसको, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा डिफरेंट आता है एक्सपेरिमेंटल से, यानी कि जब हम उसे लैब में परफॉर्म करते हैं। देखो, तो हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे, एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, जो हमने इनटू में 100। मान लो हमें एक रिएक्शन गिवन है, R1 प्लस R2 गिव्स यू प्रोडक्ट। ये R1 इज 2 ग्राम, R2 इज 20 ग्राम, एंड प्रोडक्ट इज 20 ग्राम एक्सपेक्टेड। ठीक है, मान लो ये हमारा थियोरेटिकल है। लेकिन मान लो अगर हमारा जो, अगर हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तब हमारा आया 14 आ गया, या उससे एक कम सिर्फ 19, या मान लो 10 ग्राम आ गया, 21, मतलब डिफरेंट आ गया जो एक्चुअल है। तो यही है हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमने सोचा था, और रियल मतलब जो एक्चुअल है, वो मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया जब उसे लैब में परफॉर्म किया। ठीक है, जैसे हम कई बार टाइट्रेशन करते हैं, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो अभी करोगे, जैसे लैब्स में, स्कूल्स में, तो पता चलेगा कि उसमें हम कई बार जो हमारी कैलकुलेशन आती है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, उसमें एरर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो हम उसको रियल में करते हैं टाइट्रेशन उसमें, तो वो थोड़ा डिफरेंट भी आ जाता है कई बार आंसर। तो मान लो अगर हमें इसका निकालना है, एक मान लेते हैं, मान लो 10 आ गया। ठीक है, इसको भी भूल जाओ। अब हम इसका परसेंट यील्ड कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? एक्चुअल जो है यानी कि 10 अपॉन में जो एक्सपेक्टेड था 20 इंटू में 100, जो कि आ जाएगा हमारा 10/20 इंटू 100। ओके, सो इट विल बी 100/2, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, एंड इट विल बी 50। तो हमारा परसेंट ईल्ड आ जाएगा 50%। सो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।